वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हैं एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम काम की जगह पर होने वाले एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की गहरी छानबीन करेंगे। हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो बाहर से तो बहुत विनम्र, सीधा और बेचारा दिखता है, लेकिन असल में वो अपनी इसी कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इसे कवर्ट नार्सिसिज्म या छिपा हुआ आत्ममोह कहते हैं। बिल्कुल, और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये खुलेआम की जाने वाली दादागिरी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब इसे पहचानने में ही सालों लग जाते हैं। हमारी आज की चर्चा एक कहानी के ढांचे पर आधारित है जो दो सहकर्मियों करण और सुमित के इर्द गिर्द घूमती है। और इसी कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे दया और सहानुभूति जैसी अच्छी भावनाओं का इस्तेमाल किसी के खिलाफ किया जा सकता है। हाँ, तो हमारा मकसद इन तरीकों को पहचानना, उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझना और ये जानना है कि ऐसे हालात से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले किरदारों को समझते हैं। जरूर। एक है करण, जो बहुत काबिल और मेहनती मैनेजर है, अपने काम में बहुत अच्छा है। और दूसरा है सुमित। हाँ, सुमित जो बहुत नरम लहजे में बात करता है, हमेशा सबसे माफी मांगता रहता है और खुद को हालात का मारा हुआ दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है द पिटी प्ले से। एक दिन ऑफिस के ब्रेक रूम में सुमित बहुत दुखी बैठा है। करण उससे पूछता है कि क्या हुआ। सुमित नकली आंसू पोंछते हुए कहता है, बॉस ने मुझ पर फिर से चिल्लाया। मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर करण को उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। और बिल्कुल यहीं पहला जाल बिछाया जाता है। तो यहाँ असल में हो क्या रहा है? मतलब ये सिर्फ मदद मांगना तो नहीं लग रहा। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सुमित सीधे सीधे मदद नहीं मांग रहा है। वो अपराध बोध ही मतलब गिल्ट पैदा करके मदद की मांग कर रहा है। अच्छा। वो जानबूझकर खुद को छोटा दिखा रहा है, कमजोर दिखा रहा है, ताकि करण के अंदर का हीरो या बचाने वाला जाग जाए। और अच्छे लोग अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ये एक सोचा समझा कदम है, कोई असली बेबसी नहीं। मतलब ये कि वो अपनी लाचारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो काफी चालाकी भरा कदम है। इसके बाद आता है कम्युनल नार्सिसिज्म। टीम मीटिंग में जब करण सुमित का ठीक किया हुआ काम प्रेजेंट करता है तो सुमित बीच में बोलता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, करण ने सचमुच इस काम में मेरी जान बचाई। वो एक जीनियस है, मैं तो बस उनकी छाया में रहकर ही खुश हूँ। सब लोग सोचते हैं कि सुमित कितना विनम्र है। हाँ, जबकि असलियत क्या है? असलियत यह है कि सुमित ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन करण की सबके सामने तारीफ करके उसने अपनी छवि एक सपोर्टिव टीम प्लेयर की बना ली है। और इसका असली फायदा क्या है? तारीफ तो वो करण की कर रहा है। इसका फायदा भविष्य के लिए है। उसने पहले ही एक कवच बना लिया है। अब अगर भविष्य में करण कभी भी सुमित की आलोचना करेगा तो सबको क्या लगेगा? सबको लगेगा कि करण एक बुरा इंसान है। सही कहा। उन्हें लगेगा कि करण ऐसे विनम्र और मददगार साथी को नीचा दिखा रहा है। वाह, मतलब उसने एक ऐसा जाल बिछा दिया है कि भविष्य में करण ही बुरा दिखेगा। हाँ, अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सुमित करण की छवि खराब करने का अभियान शुरू करता है। इसकी शुरुआत होती है कंसर्न ट्रोलिंग से। हाँ, अब जहर फैलाने का काम शुरू होता है। सुमित करण के बॉस मतलब वीपी के साथ लंच पर है। बॉस करण की तारीफ करता है तो सुमित बहुत घबराई हुई आवाज में कहता है, हाँ, वो कमाल का है, बस थोड़ा इंटेंस है। मुझे तो बस उसकी चिंता होती है। उसने एक टाइपो के लिए मुझे रात के 2 बजे चिल्लाते हुए फोन किया। मुझे बुरा नहीं लगा, बस उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक रहे। वो थोड़ा अस्थिर लगता है। और फिर वो तुरंत बॉस से कहता है, प्लीज ये बात करण को मत बताना। ये कंसर्न ट्रोलिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब पीठ में छुरा घोंपने का सबसे शातिर तरीका। इसे थोड़ा और समझाइए। कंसर्न ट्रोलिंग मतलब चिंता की आड़ में हमला? बिल्कुल, आप किसी की बुराई कर रहे हैं लेकिन चिंता की आड़ में। सुमित ने करण के बारे में एक झूठ घड़ा कि वो गाली गलौज करता है, अस्थिर है, और उसे अपनी चिंता के तौर पर पेश किया। मतलब वो एक ही साथ दो काम कर रहा है। हाँ, करण की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है और साथ ही एक वफादार दोस्त होने का नाटक भी कर रहा है। और ये प्लीज उसे मत बताना वाली लाइन तो इसे और भी विश्वसनीय बना देती है। सही कहा। बॉस के दिमाग में शक का बीज बो दिया है। इसके बाद सुमित करण को उकसाने का जाल बिछाता है। डेडलाइन वाले दिन सुमित गलती से
करण की एक बहुत जरूरी फाइल डिलीट कर देता है और बड़ी मासूमियत से कहता है, हे भगवान करण, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे गलती हो गई। तनाव में काम कर रहा करण गुस्से में उस पर चिल्ला देता है, सुमित तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। और यही करण जाल में फंस जाता है। हाँ, ऑफिस में सब लोग करण को चिल्लाते हुए देखते हैं और सुमित को एक डरे हुए पीड़ित के रूप में। बिल्कुल। जिन लोगों ने पहले ही कंसर्न ट्रोलिंग वाली अफवाहें सुनी थी उनके लिए तो ये इस बात का सबूत है कि करण सच में अत्याचारी है। सही। इसे रिएक्टिव अब्यूज कहते हैं। इसमें मैनिपुलेटर आपको उकसाता है और जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो वो आपकी प्रतिक्रिया का इस्तेमाल आपको ही गलत साबित करने के लिए करता है। मतलब उसने करण को उकसाकर एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां देखने वालों को सिर्फ करण का गुस्सा दिखा, उसके पीछे का कारण नहीं। बिल्कुल। सुमित ने बड़ी चालाकी से संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट को गायब कर दिया। लोगों ने सिर्फ करण की प्रतिक्रिया देखी, उसकी वजह नहीं। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, तख्ता पलट। बॉस करण को बुलाकर कहता है, हम टीम लीड की पोजीशन सुमित को दे रहे हैं। हैरान करण कहता है, सुमित? वो तो मेरे बिना एक रिपोर्ट तक नहीं लिख सकता। और बॉस का जवाब सुनिए। वो कहता है, देखो यही तो रवैया है। सुमित बताता है कि तुम उसे कैसे नीचा दिखाते हो। वो टीम को जोड़कर रखता है और तुम एक टॉक्सिक माहौल बनाते हो। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सुमित के छोटे छोटे कदमों ने मिलकर सीनियर्स की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। यही दिखाता है कि परसेप्शन कैसे बनाया जाता है। उसने सफलतापूर्वक करण की जगह ले ली है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब करण ऑफिस से बाहर निकलता है और सुमित उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां कोई और नहीं है। सुमित अब झुका हुआ या मुस्कुराता हुआ नहीं, बल्कि सीधा तन कर खड़ा है। करण कहता है, तुमने मेरे साथ खेल खेला। सुमित ठंडी सपाट आवाज में जवाब देता है, तुमने खुद के साथ खेल खेला करण। तुम हीरो बनने में इतने व्यस्त थे कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि कहानी मैं लिख रहा था। वाह। कोई भी मजबूत इंसान के लिए अफसोस नहीं करता। लोग हमेशा अंडरडॉग का साथ देते हैं। ये वो पल है जिसे द मास्क स्लिप्स कहते हैं, जब मुखौटा उतरता है। ये जो अचानक बदलाव आया सुमित में, ये क्या है? ये उस व्यक्तित्व का असली चेहरा है। जैसे ही दर्शक हटे, मुखौटा उतर गया। पहली बार करण को सुमित की आंखों में सहानुभूति की जगह सिर्फ कैलकुलेशन दिखाई देती है। कोई भावना नहीं। कोई भावना नहीं। ये नार्सिस्टिक वॉइड का प्रदर्शन है। तो ऐसी स्थिति में कोई क्या कर सकता है? करण क्या करता है? हाँ, और करण जो करता है वो इस तरह के मैनिपुलेशन से बचने का सबसे कारगर तरीका है। वो नौकरी नहीं छोड़ता। अच्छा। वह अपनी रणनीति बदल देता है। वो मदद करना बंद कर देता है। वह प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। जब सुमित उससे मदद मांगता है तो करण बहुत विनम्रता से, बिना किसी भावना के कहता है, मैं व्यस्त हूं सुमित, अब तुम लीड हो, तुम कर सकते हो। और जब सुमित उसे उकसाने की कोशिश करता है, तब भी करण बस सपाट आवाज में जवाब देता है, नहीं, बस व्यस्त हूं। तो वो बस भावनात्मक रूप से खुद को अलग कर लेता है। इस तकनीक का कोई खास नाम है? हाँ, इसे ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। ग्रे रॉक? हाँ, नार्सिसिस्ट लोग भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर पलते हैं, अच्छी हो या बुरी। जब आप उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप उनके लिए ग्रे रॉक यानी एक उबाऊ पत्थर की तरह हो जाते हैं और उनकी आप में रुचि खत्म हो जाती है। बिल्कुल, यह एक बहुत शक्तिशाली रक्षा तंत्र है। और इसका असर तुरंत दिखता है। बिना करण के काम के सुमित डूबने लगता है। एक बड़ी प्रेजेंटेशन में जब क्लाइंट उसे तकनीकी सवाल पूछते हैं तो वो घबरा जाता है और कहता है, ये डेटा तो आमतौर पर करण संभालता है। और यहीं से उसका पतन शुरू होता। हाँ, क्लाइंट याद दिलाता है कि लीड तो वो है। तो सुमित का नाइस गाय वाला मुखौटा सबके सामने टूट जाता है। वो चिल्लाता है, अगर करण ने फाइल खराब ना की होती तो मुझे पता होता ये उसकी गलती है। और यहीं खेल खत्म हो जाता है। सुमित की सफलता पूरी तरह से करण की काबिलियत पर टिकी थी। जैसे ही वो सहारा हटा, सुमित की अयोग्यता सबके सामने आ गई। अंत में बॉस सुमित के इस रूप को देख लेता है और भ्रम टूट जाता है। करण एक बेहतर नौकरी के लिए ऑफिस छोड़ रहा होता है। सुमित उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर से रोते हुए बेचारा बनने लगता है। लेकिन इस बार करण उसके जाल में नहीं फंसता। हाँ, वो बस शांति से कहता है, ये आंसू अपने परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए बचाकर रखो सुमित, और वो चला जाता है। इस कहानी का सार बहुत साफ है।
छिपा हुआ नार्सिसिस्ट अपनी कमजोरी का मुखौटा पहनता है। वो आपकी सहानुभूति को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो आपको पहले अपना रक्षक बनाता है और फिर धीरे धीरे आपको ही खलनायक बना देता है। और इससे जीतने का एकमात्र तरीका है कि आप उन्हें बचाना बंद कर दें। आप ग्रे रॉक बन जाए और उन्हें उनकी अपनी अयोग्यता में डूबने दें। बिल्कुल, जब आप उन्हें सहारा देना बंद करते हैं तो वो अपने ही बोझ तले दब जाते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पैटर्न सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये दोस्ती, परिवार, रिश्तों हर जगह दिख सकता है। कोई ऐसा दोस्त जो हमेशा बेचारा बना रहता है, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमेशा आपकी दया का फायदा उठाता है, पैटर्न वही रहता है। सही कहा। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए कि सच्ची बेबसी और दिखावे की बेबसी के बीच की रेखा क्या है, और कोई इस जाल में फंसने से पहले इस अंतर को पहचानना कैसे सीख सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।